Hello, my dear students. Once again, welcoming you all to the MKJN classes, and we were studying about the eukaryotic cell organelles. और eukaryotic cell organelles में बेटा आज हमारा सिर्फ लास्ट और मेन मुद्दा रह गया है, that is न्यूक्लियस. उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ये ख़त्म और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर. तो उससे पहले आज हमें करना है इस न्यूक्लियस को ख़त्म, और बड़ा ही स्पेशल ऑर्गेनल है, हमें पता है. क्या प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? इज दिस न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स? अगर न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होगा मेरे बच्चों तो वो प्रोकैरियोट नहीं होंगे, वो क्या बन जाएंगे? यूकैरियोट बन जाएंगे. तो इंस्टेड ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस in case of prokaryotes a nucleoid is present. Got it? Instead nucleus, a nucleoid is present in case of prokaryotes. तो न्यूक्लियस 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 किसने डिस्कवर किया था, है ना? जब भी न्यूक्लियस की बात आएगी तो बेटा इसके डिस्कवरर की बात आएगी ही आएगी. तो डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस वाज डन बाय रॉबर्ट ब्राउन. किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. कैसी ऑर्गेनल है ये? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, है ना? और हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? दीज आर कंट्रोल्ड बाय द brain of the cell. Means the nucleus controls metabolic activities of the cell, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल. और हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है? क्या हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है? बेटा न्यूक्लियस का नंबर मे वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैन बी सिंगल, न्यूक्लियस मे बी वन. अगर वन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन. अगर न्यूक्लियस बेटा किसी सेल के पास दो हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज बाई न्यूक्लिएट कंडीशन. अगर तीन न्यूक्लियाई हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राई. ऐसे ही चार है, पाँच है, छः है. तो अगर ज़्यादा है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन या मल्टी न्यूक्लिएट सेल. अगर मैनी है, बहुत सारे हैं. और अगर न्यूक्लियस है ही नहीं, अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है, बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं कि ऑन मेच्योरिटी उनका न्यूक्लियस जो है ख़त्म हो जाता है, वो अपना न्यूक्लियस जो है मतलब उनका न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है. तो उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएट कंडीशन या ई न्यूक्लिएटेड सेल्स. मीन्स विदाउट एनी न्यूक्लियस. तो अगर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ई न्यूक्लिएट. अब इनके कुछ हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है? कैन यू रिकॉल सम एग्जांपल्स which belongs to these categories? बता सकते हो? यूनी न्यूक्लिएट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना? मोस्टली हर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पर सेल होता है इन मैक्सिमम केसेस. लेकिन बाई न्यूक्लिएट हमने कहाँ पे देखा था? बाई न्यूक्लिएट का एक एग्जाम्पल लिखें. बाई न्यूक्लिएट का एग्जाम्पल है बेटा पैरामीशियम. पैरामीशियम में दो थे ना, एक बड़ा था एक छोटा था, एक माइक्रो था, एक मेगा न्यूक्लियस था. दो न्यूक्लियस थे जो एक रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा था और दूसरा क्या कंट्रोल कर रहा था? बाकी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को. मल्टी न्यूक्लिएट जिसको हम और क्या बोलते हैं? सिंचाइशियम. या इसको हम क्या बोलते हैं? सीनोसिटिक कंडीशन. सीनोसिटिक कंडीशन कहाँ देखने को मिली थी हमें? फंगल हाइफे में देखने को मिली थी. फंगल हाइफे में बनाए थे ना हमने, जो एसेप्टेट हाइफे थे. कौन से हाइफे थे? फंगल हाइफे. कौन से वाले? जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं था, उनको हमने क्या कहा था? एसेप्टेट हाइफे. तो उनके अंदर सारे न्यूक्लियस एक ही कंपार्टमेंट के अंदर पड़े हुए थे. तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिंचाइशियम या सीनोसिटिक कंडीशन या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. और ई न्यूक्लिएट, जब न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होगा. तो ऐसा एग्जाम्पल कुछ याद है आपको? याद है? 11th क्लास में हो, पढ़ते हो, पहले पढ़ के आए हो क्या? हमारी मैच्योर रेड ब्लड सेल्स. मीन्स हमारी जो मैच्योर आरबीसीज है,
कौन सी? सिर्फ मैच्योर, क्योंकि जब वो मैच्योर नहीं है अभी, मतलब अभी जब वो बनी है, अभी नई नई है, न्यूली फॉर्म्ड है, तब वहाँ पे न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो दीज सेल बिकम ई न्यूक्लिएटेड। और दूसरा एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है, दैट इज दी सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोयम। क्या करता है फ्लोयम? कंडक्शन ऑफ द फूड। तो वहाँ पे भी जो सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब सेल्स जो हैं, वो क्या है? ई न्यूक्लिएटेड है। वो भी अपॉन मेच्योरिटी अपने न्यूक्लियस को क्या है, उनका न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, पहले उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ चीज़ें बेटा हमारी एनसीईआरटी के अंदर लाइन टू लाइन लिखी हुई हैं, तो इन चीज़ों को हमें भूलना नहीं है। तो हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन में इसके बारे में आपको बताना चाहिए। उसके बाद आ जाइए बेटा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखो, न्यूक्लियस, हमने कहा था ना प्रोकैरियोट के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या है? उसके जितने भी कंटेंट है ना, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में जो उनका सारा डीएनए क्रोमेटिन वगैरह पड़ा हुआ है ना, उसके बाहर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवलप नहीं है। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? हमारे पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवलप होता है। ये देखो, क्या है हमारे पास? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवलप। और मैंने आपको लिखवाया है ना, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, तो मैंने बना भी दी, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। और जगह जगह पे क्या है, अब ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, इट इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस, कहीं कहीं पे इसकी ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और क्या बना देती हैं बेटा? न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलेंगे हम इनको? न्यूक्लियर पोर्स। किस चीज़ के बने होते हैं? पोरिन, प्रोटीन्स के। चलो अब इनकी लेबलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा ये हमने क्या बनाया है? दिस इज दी, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ये क्या है? दिस इज दी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद ये क्या है हमारे पास? और ये वाली, दिस इज दी इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज द न्यूक्लियर एनवलप, या इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज द कैरियोथिका। क्या बोलेंगे? कैरियोथिका। कैरियोन का मीनिंग क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। और थीका का मतलब क्या होता है? लेयर। तो न्यूक्लियस की जो लेयर है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है। अब आपने ये देखा, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये सारा का सारा क्या है? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है? देयर इज प्रेजेंट सम स्पेस, सम गैप। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहाँ पे लिख दें इसको, ये क्या है? ये जो बीच का स्पेस है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या है ये? पेरी। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और हमारी एनसीईआरटी के अंदर बेटा इसके डायमेंशन भी दिए हुए हैं, दिस इज 10 to 50 नैनोमीटर। कितनी थिकनेस है इसकी? 10 to 50 नैनोमीटर इसकी थिकनेस हमें दी हुई है। और आपको न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? आपको ये छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज दी न्यूक्लियर पोर्स। किस चीज़ के बने हुए हैं? पोरिन प्रोटीन्स के। कैसे बने हैं ये पोर? बेटा जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ आपस में आके ये फ्यूज़ हो गई, तो उसकी वजह से क्या बन गई? ये पोर बन गई। पोर के थ्रू क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंस? आरएनए और प्रोटीन्स अंदर और बाहर आ जा सकते हैं थ्रू दीज पोर्स। और न्यूक्लियर एनवेलप के पास बेटा क्या प्रेजेंट होता है? दिस न्यूक्लियर एनवेलप इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद दी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। याद है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? ये और क्या बनाता है? ये और बनाता है, क्या बना देता है? इसी की मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस होती है विद दी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम,
है ना। चलो इतना ही बना के छोड़ देते हैं। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। क्या ये सब याद है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने ईआर बनाया था। ईआर कहाँ से बनता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही कॉन्टिन्यूएशन। और इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? दाने लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। तो ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं? इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये चीज़ क्या है? दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या लगे हुए हैं बेटा इसके ऊपर? रफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। अब क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन थी, उसी की कॉन्टिन्यूटी में है, तो हमने बना दिया। उसके बाद बेटा इसके अंदर, अब आ जाओ इसके अंदर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? बताओ 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 बताओ, पता है ना आप लोगों को? न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियर मटेरियल। और उस न्यूक्लियर मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। क्या पड़े हुए हैं ये? क्रोमेटिन फाइबर्स। मैडम क्रोमोसोम क्यों नहीं बनाए? बेटा ये क्रोमेटिन फाइबर ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होती है। हम ये कौन सा न्यूक्लियस बना रहे हैं? हम ये न्यूक्लियस बना रहे हैं कौन सा? इंटरफेज। ये कलर पता नहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। इसको हम क्या लिखेंगे? दिस इज द इंटरफेज न्यूक्लियस। कौन से न्यूक्लियस का डायग्राम बना रहे हैं? इंटरफेज। इंटरफेज का मतलब समझते हो? नॉन डिवाइडिंग सेल का न्यूक्लियस है ये। नॉन डिवाइडिंग सेल का न्यूक्लियस है। और जब सेल डिवीजन में आएगी, डिवाइड करेगी, तो क्या होगा? उस वक्त ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस हो जाता है, थिकन हो जाता है। जब ये लंबे लंबे धागे थिक होंगे, कंडेंस होंगे, तो ये छोटे और मोटे हो जाएंगे। जब ये छोटे मोटे हो जाएंगे तो किसकी शेप ले लेंगे? रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तब हम इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? इंटरफेस न्यूक्लियस। तो उसमें क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम कैसे पड़ा हुआ है? मेल्ट हुआ पड़ा है, मतलब ढीला हुआ पड़ा है इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। इसके अलावा बेटा और क्या? अच्छा, इनकी लेबलिंग भी कर लें। तो ये क्या प्रेजेंट है? दीज आर दी क्रोमेटिन फाइबर्स। द जेनेटिक मटेरियल जो इसके अंदर पड़ा होता है। इसके अलावा बेटा क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? इसके अलावा हमें देखने को मिलता है ऐसा एक गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक डेंस सा गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर की ना आपको कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिलेगी। ये व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज द इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। याद रहेगा। और न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए बनाती है ये। अभी इसके बारे में बताएंगे जब इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो अब और क्या रह गया? और भाई खाली थोड़ी रहेगा। अब ये जो बाकी का स्पेस पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो वाइट डॉट्स मैं फिल कर रही हूँ, ये सारा का सारा क्या प्रेजेंट है? ये सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर उसका अपना साइटोप्लाज्म है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज द न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है ये? दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बताओ, क्या न्यूक्लियस का डायग्राम अपने को आ गया समझ में? सबसे बाहर है न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर क्या प्रेजेंट है? पोर्स। उसके अंदर जब आएंगे तो साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस का अपना, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बेटा क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा हुआ है और उसके पास क्या पड़ी हुई है? न्यूक्लियोलस। क्या न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है? नहीं है। मैंने इसीलिए कोई भी क्या नहीं बनाई? बाउंड्री। सिर्फ इसको क्या बना दिया हमने? एक डेंस मास बना दिया, बस। ये डेंस ऐसे मास है, पर इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो आप इसको लिख भी लीजिए, इट इज़ ए मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। गलती से भी न्यूक्लियोलस के आसपास कभी से भी कोई मेम्ब्रेन लगा के बाउंड्री नहीं हमने बनानी है। ठीक है जी। दिस वॉज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम क्या चलेंगे? अब स्ट्रक्चर में जो चीज़ें थी उनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या प्रेजेंट था?
न्यूक्लियस के पास सबसे पहले क्या प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियर एनवलप। चलो न्यूक्लियर एनवलप के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियर एनवलप बना हुआ है दो चीज़ों का। न्यूक्लियर एनवलप के पास किस चीज़ का बना हुआ था न्यूक्लियर एनवलप? दो चीज़ों का। क्या थी? एक तो थी इसके पास आउटर मेम्ब्रेन, और क्या प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन। इन्हीं दो चीज़ों का बना हुआ है। आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? इट अपीयर्स रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, appears rough due to the presence of ribosomes। देखो ये जो न्यूक्लियस की ये आउटर मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन की कॉन्टिन्यूएशन ही तो है ER। तो इसके ऊपर क्या लगे हुए थे? राइबोसोम्स। तो कैसी होगी ये? इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। ये कैसी होगी बेटा? ये स्मूथ होगी। और क्या होगी? विदाउट राइबोसोम्स। इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है। और क्या प्रेजेंट था बेटा न्यूक्लियर एनवेलप के पास? एक तो दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट थी। और क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो मतलब न्यूक्लियर एनवेलप की जो दो मेम्ब्रेन है कहीं कहीं पे क्या हो जाती हैं? आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाती हैं। जहाँ ज्वाइन हो जाती हैं वहाँ पे ये क्या बना देती हैं? न्यूक्लियर पोर्स। देखो एक चीज़ तो है न्यूक्लियर एनवेलप में आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन, फिर क्या है? न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर्स क्या हैं? बता दिए ना क्या है, किस चीज़ के बने हुए हैं? दीज आर मेड अप ऑफ पोरिन प्रोटीन्स। कहाँ पे बनते हैं? जहाँ इनर, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ज्वाइन टुगेदर। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जॉइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, वहाँ पे ये पोर बन जाते हैं। और इन पोर के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है बेटा इन पोर का? बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द मटेरियल्स। बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ मटेरियल। लिखो कि उन मटेरियल के नेम भी लिख लें। लिख लें। 12th में है बेटा, हम किस में है? अच्छा 11th में है ना, अभी हमें नहीं पता। चलो फिर आपको लिख के बताते हैं। तो बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ राइबोसोम्स, सॉरी राइबोसोम्स नहीं लिखूंगी, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ RNAs एंड प्रोटीन्स। बाई डायरेक्शन का मतलब समझ गए? अंदर से बाहर भी जा सकते हैं, बाहर से अंदर भी आ सकते हैं। 12th क्लास में जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना बेटा, वहाँ पे हमारे पास जब आएगा ना मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, तो वहाँ पे आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। जब इन पोर्स में से हम इन आरएनए बनेंगे, पोर में से निकल के बाहर जाएंगे, बाहर जाके इनके ऊपर राइबोसोम लगेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगा। कुछ प्रोटीन हमें अंदर भी चाहिए होते हैं RNA की सिंथेसिस के लिए, तो वो प्रोटीन बने कहाँ है? साइटोप्लाज्म में, वो पोर के थ्रू अंदर आएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम 12th में जोड़ेंगे। तो अभी के लिए बस आप इनका सिग्निफिकेंस जान लीजिए कि न्यूक्लियर पोर के थ्रू सब्सटेंसेस अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। और दो मेजर सब्सटेंसेस जिनके लिए न्यूक्लियर पोर बने हैं वो स्पेशल हैं RNAs एंड प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन नहीं लिखा होगा, कई जगह एंजाइम्स भी लिखा हो सकता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म, what is the nucleoplasm? It is the dense matrix of the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर की डेंस मैट्रिक्स है। कैसी है? ट्रांसपेरेंट है ना। डेंस से आप यही नहीं समझ लो पत्थर की है। ट्रांसपेरेंट है भाई। कैसी है? सेमी फ्लूइड, मतलब यू कैन से दैट जेली लाइक। ठीक है। और कैसा नेचर होता है इसका? इट इज कोलोइडल इन नेचर। कोलोइडल इन नेचर। बस न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि अगर मैट्रिक्स ही नहीं होगी, पिचक जाएगा, सूख जाएगा, डेसिकेशन हो जाएगा। क्या है अंदर? मतलब किसी चीज़ में कुछ अगर बेस ही नहीं है, है ना,
कोई बेस होगा तभी तो उसके अंदर कोई चीज़ें डालेंगे, जगह बनेगी, रखी जाएगी। बेस क्या होता है? दैट इज द मैट्रिक्स, और यू कैन से दी प्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम बेटा दिस इज नॉट न्यूक्लियोसोम, दिस इज द न्यूक्लियोलस। अभी न्यूक्लियोसोम कहाँ आ गया? न्यूक्लियोसोम तो आप 12th क्लास में पढ़ोगे। तो यहाँ पे अब आप लिख लीजिए न्यूक्लियोलस। इसको करेक्ट कर लेना प्लीज़, इसके ऊपर मत जाना। न्यूक्लियोसोम अभी नहीं है, न्यूक्लियोलस है। आपको न्यूक्लियोलस क्या है हमने बनाया था ना अभी डायग्राम में। न्यूक्लियोलस ये देखो, एक डेंस बॉडी पड़ी हुई है ना, डेंस बॉडी। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? क्या है ये? एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है ना। इट इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ ही कॉन्टिन्यूएशन में प्रेजेंट है, कोई बाउंड्री नहीं है। मेम्ब्रेनलेस का मतलब समझ गए ना, नो बाउंड्री इज प्रेजेंट। किसी बाउंड्री से घिरा हुआ नहीं है न्यूक्लियोलस, बस जो भी इसके कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में है, उनकी कॉन्टिन्यूएशन में है। काम क्या होता है बेटा? अच्छा न्यूक्लियस होती कैसी है? इट इज स्फेरिकल इन शेप। और इनका नंबर क्या होता है? यूजुअली तो बेटा इनका नंबर 1 ही होता है हर एक न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ये नंबर वेरी कर सकता है इन केस ऑफ अ डिवाइडिंग सेल। क्योंकि या डिवाइडिंग सेल कह लो या आप वो सेल कह लो जिस सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस चल रही है। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस चलेगी, अभी प्रोटीन सिंथेसिस जोड़ने के लिए पहले इसका फंक्शन बताना पड़ेगा कि न्यूक्लियोलस करती क्या है। न्यूक्लियोलस में होता क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ RRNA। RRNA समझते हो ना क्या होता है? क्या होता है ये? राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA क्या होता है? RNA 3 तरह के होते हैं, tRNA, mRNA, rRNA। अभी नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं बेटा, 12th क्लास में ये सब कुछ पढ़ना है हमें। तो ये जो rRNA होता है ना एक टाइप का, ये क्या करता है? ये प्रोटीन के साथ मिक्स होके और फोल्ड हो जाता है और क्या बनाता है? राइबोसोम्स। क्या थे राइबोसोम? राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन फैक्टरीज। और प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम बन किससे रहा है? RRNA से। RRNA की सिंथेसिस कहाँ हो रही है? न्यूक्लियोलस में। तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस बड़ा विगरसली चल रहा है, मतलब बहुत तेज, बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है सेल के अंदर, तो आपको ज़्यादा राइबोसोम लगेंगे। ज़्यादा राइबोसोम बनाने के लिए ज़्यादा RRNA लगेगा। ज़्यादा RRNA प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियोलस को या तो साइज बढ़ाना पड़ेगा या अपना नंबर बढ़ाना पड़ेगा। लिख ले, NCERT में भी है बेटा ये लाइन। तो साइज ऑफ न्यूक्लियोलस क्या लिखेंगे? इन अ सेल undergoing protein synthesis, either the size of nucleolus, either ऐसे लिख लो, either the nucleolus becomes large or may increase in number। देखो या तो न्यूक्लियोलस को बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा RRNA बनाना है, तो छोटी न्यूक्लियोलस में थोड़ा RNA बनेगा, बड़ी में ज़्यादा बनेगा। बड़ी नहीं हो पा रही है तो वो अपना नंबर इंक्रीज कर लेगी। समझ में आ गया? तो ये वाला पॉइंट ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। वैसे सारा कुछ NCERT के अंदर ही लिखा हुआ है हमारे, कुछ भी NCERT से बाहर नहीं हम चीज़ें बताते। एक दो चीज़ें हो जाती हैं लाइक फ्लूइडिक नेचर के बारे में बताना, कोलोइडल स्टेट बताना, ये क्योंकि अगर न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई पूछे क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, आपको पता भी तो हो कैसा सब्सटेंस है, तो उसके नेचर के बारे में थोड़ा सा लिख दिया गया। तो न्यूक्लियोलस हो गया बेटा हमारे पास, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम कॉम्पोनेंट ऑफ द, हाँ अब आ जाएंगे हम। तो जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो कर लिया, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लियोप्लाज्म, वो कर लिया। न्यूक्लियोलस कर ली। अब बारी आ जाती है क्रोमेटिन की। अब क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन, और ये नेम कैसे पड़ा क्रोमेटिन का? क्रोमेटिन
ये जो टर्म है, दिस टर्म वॉज गिवन बाय, ये टर्म किसने दी थी? दिस टर्म वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग। किसने दी थी बेटा ये टर्म? ये टर्म दी थी फ्लेमिंग ने। किस वजह से दी थी? क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्योंकि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इनको स्टेन किया जा सकता है। ये स्टेन बड़ा अच्छा टेकअप करती हैं, ठीक है, क्योंकि क्रोमा का कलर बेटा क्या होता है? क्रोमा, बिकॉज क्रोमा जो टर्म है उसका मीनिंग होता है कलर। तो ये जो टर्म थी फ्लेमिंग ने क्यों दी थी? बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू गेट स्टेन्ड, टू गेट स्टेन या टू टेक अप स्टेन, है ना, कि स्टेन टेकअप कर लेते हैं ये जो थ्रेड है इजीली। उसके बेस पे उन्होंने इसका नेम लिखा था। और स्टेन कौन से होते हैं? फ्यूजन स्टेन होते हैं, एसीटो कार्माइन डाइज होती हैं। उनमें अगर इसको इसके ऊपर डाला जाए ना तो बड़ा इजीली ये मतलब स्टेन को टेकअप कर लेते हैं और कलर्ड थ्रेड की तरह हमें दिखते हैं। तो क्रोमा मीन्स कलर और टिन मीन्स क्या होते हैं? थ्रेड। तो कलर्ड थ्रेड्स, इनको उसने क्या बोला था? फ्लेमिंग ने इनको बोला था कलर्ड थ्रेड्स, ठीक है। अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है किस चीज़ का? ये थ्रेड किस चीज़ के बने होते हैं? ये थ्रेड होते हैं बेटा यूजुअली न्यूक्लियोप्रोटीन मटेरियल के। लेकिन आपको पता है कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये कब प्रेजेंट होता है? इन द इंटरफेस न्यूक्लियस, मतलब जब सेल नॉन डिवाइडिंग है। जब कोई भी सेल डिवाइड होना शुरू करेगा तो इसके जो क्रोमेटिन फाइबर है ना ये कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये कंडेंस हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम बनने के लिए इनको थिक और कंडेंस होना पड़ेगा। वो थिक या कंडेंस होने को हम क्या बोलते हैं? कि क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन है अपने आप को पैकेज करता है। क्योंकि जो क्रोमेटिन का लेंथ होता है ना बेटा एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है दैट इज अराउंड 2.2 मीटर इन लेंथ। किसकी है ये? ऑफ डीएनए इन अ सेल। एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है ना उसकी लंबाई अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर होती है। समझ रहे हो 2.2 मीटर कितना होता है? और सेल का जो न्यूक्लियस का मतलब जो रेडियस होता है, सेल का जो रेडियस होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर। -6 समझ रहे हो? 0.0000001 इतना छोटा रेडियस होता है। और सेल के अंदर भी उसके न्यूक्लियस के अंदर हमने इसको डालना है। इतने लंबे डीएनए को वो जगह जो हमें दिख भी नहीं नेकेड आई से, माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता है, उसके अंदर हमने इसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो इतने बड़े धागे को हमें किसी तरह से कंडेंस करके छोटा 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 मतलब उसको पैकेज कराना पड़ेगा, उसकी कॉइलिंग करानी पड़ेगी। भैया तू मोटा हो छोटा हो किसी भी तरह कुछ भी कर, तेरे को स्पेस के अंदर एकोमोडेट होना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन की पैकेजिंग होना, या जिसको हम बोलते हैं डीएनए की पैकेजिंग। ये हम 12th क्लास में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम की जब या इस क्रोमेटिन की जब पैकेजिंग हो जाती है तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है क्रोमोसोम। तो जब भी हम क्रोमेटिन की करवाते हैं पैकेजिंग तो पैकेजिंग से वो क्या बन जाते हैं बेटा? क्रोमोसोम। और ये जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग कौन कौन करवाते हैं? पैकेजिंग क्या करती? क्रोमेटिन का मतलब क्या है? क्रोमेटिन का मतलब है बेटा हम वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए। तो डीएनए की पैकेजिंग में कौन कौन हेल्प करता है? एक तो हेल्प करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, और यहाँ पे कौन होता है? यहाँ पे होता है कुछ आरएनए। और क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अब कैसे होती है मैडम बताओ? नहीं, ये हम 12th में पढ़ेंगे, ये हमारा 12th का सिलेबस है। तो नॉन ये है हिस्टोन प्रोटीन। सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट होता है पैकेजिंग में वो होता है हिस्टोन प्रोटीन का, क्योंकि डीएनए होता है एसिडिक, ये होते हैं बेसिक। एसिडिक चीज़ और बेसिक चीज़ के अंदर ही अट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से वो टाइटली पैक होंगे। ये होता है नेगेटिवली चार्ज, ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव में तो अट्रैक्शन होगी, तो ये इसको टाइटली पैक कर देते हैं।
सम आरएनएज हेल्प करते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, जब ये थ्रेड हिस्टोन प्रोटीन ने मैक्सिमम इसको थिक कर दिया कि भैया इतना पैकेज हो गया, अब इससे बाद जैसे हम अटैची नहीं बंद करते, कपड़े रख दिए रख दिए रख दिए रख दिए और एक कपड़े ज़्यादा हैं, अटैची छोटी है, सूटकेस हमारा, तो हम क्या करते हैं, रख दिए बंद हो रहा है, अब इसमें हमने इतने सारे कपड़े डाल दिए कि हमने तो अपना पूरा जोर लगा लिया भाई, अब ये बंद नहीं हो रहा, फिर अल्टीमेटली क्या स्टेप आता है, बैठ के सूटकेस के ऊपर हमने ये कपड़े इसके अंदर डालने हैं, इसको बंद करना है, तो 2-2 3-3 लोग बैठ के दबा के सूटकेस को बंद करते हैं ना, वही वाला काम है कि कपड़े तो रख दिए, जितने रखने थे रख दिए, हमने कर दी जितनी पैकेजिंग करनी थी हिस्टोन प्रोटीन, अब उससे ज़्यादा हमसे नहीं हो पा रहा है। फिर पिक्चर में कौन आते हैं, सुपर कॉइलिंग के लिए, या हम कहते हैं ना एक हायर लेवल की पैकेजिंग के लिए कि वो बिल्कुल ही छोटा हो जाए, 10⁻⁻⁶ मीटर की रेडियस में समा जाए इतना बड़ा डीएनए, वो फर्दर सुपर कॉइलिंग कौन कराते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये लास्ट में आते हैं पिक्चर में। बस अभी के लिए आपको इतना नहीं जानना, वैसे आपको सिर्फ इतना जानना है कि क्रोमेटिन मटेरियल मतलब डीएनए को पैकेज कौन कराते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तब वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमेटिन था ये कैसे हैं, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, अभी देखें ही आपने, और ये जो क्रोमोसोम है ये कैसे बन जाएंगे, दीज विल बिकम रोड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अच्छा, अब क्रोमेटिन की ना बेटा 2 फॉर्म्स भी होती हैं, क्रोमेटिन इज ऑफ 2 टाइप्स, तो 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, और वो 2 टाइप क्रोमेटिन की कौन सी हैं, एक होती है बेटा हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, और दूसरी टाइप होती है बेटा यूक्रोमेटिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू टेक अप डाई। किस बेसिस पे मैंने इनको डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ their ability to take up stain, कि जब हम इनके ऊपर स्टेन डालेंगे, जब हम क्रोमेटिन मटेरियल को स्टेन करते हैं ना बेटा, तो कुछ हिस्से आपको दिखेंगे डार्कली स्टेन्ड, जो डार्कली स्टेन्ड हिस्से हैं ये है डार्कली स्टेन्ड। हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है ना बेटा, इट इज द डार्कली स्टेन्ड रीजन ऑफ द क्रोमेटिन। देखो ये हमने बनाया ना क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन बनाया ना, जब इस क्रोमेटिन के ऊपर हम स्टेन डालेंगे ना, तो इसके कुछ हिस्से कहीं कहीं पे जहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा है ना, जहाँ पे ज़्यादा सारे क्रोमेटिन के फाइबर इकट्ठे हैं, तो स्टेन तो सारा एक जैसा ले रहा है, लेकिन जहाँ पे बहुत सारे फाइबर इकट्ठे हैं वो हमें ऐसा लगेगा ना ज़्यादा कलर चढ़ गया, डार्क रीजन्स दिखेंगे। जहाँ पे ये फाइबर अकेले अकेले हैं, लूजली अरेंज्ड हैं, वहाँ पे हमें क्या लगेगा, थोड़ा सा कलर क्या दिखाई देगा, लाइट कलर का। तो वो जो लाइट कलर के जोन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन क्या होता है, लाइटली स्टेन्ड रीजन्स। क्यों ये डार्कली स्टेन्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, थिक नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन वॉज प्रेजेंट, मतलब क्रोमेटिन यहाँ पे कैसी थी, डेंसली पैकेज्ड, डेंसली डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन। यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर ना बहुत ज़्यादा पास पड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर मतलब अपीयर होता है स्टेन का। और यहाँ पे जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो कैसे हैं, लूजली अरेंज्ड या लूजली पैक्ड क्रोमेटिन फाइबर्स, जिसकी वजह से ऐसा लगता है इन्होंने बहुत हल्का स्टेन लिया। हल्का स्टेन नहीं है, वह धागे ही बहुत कम हैं क्रोमेटिन के। तो ये वाला हिस्सा क्योंकि ये क्या है, एकदम से गुथा हुआ, धागे बहुत ज़्यादा आसपास हैं, इंटरवोवन है, तो इनको खोलना इजी होगा। कोई चीज़ उलझी पड़ी है तो उसको खोलना इजी नहीं है, जब तक खुलेगा नहीं। क्रोमेटिन है क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए। तो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। और मैंने आपको बताया था डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। वो डीएनए तो धागों की फॉर्म में गुथा हुआ है, तो डीएनए के वो रीजन जहाँ पे ये धागा बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड है, उनको खोलना इजी नहीं है। इजी नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा वो हिस्सा,
कि भैया खुल ही नहीं सकता, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से कराएं, ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए डीएनए के उस हिस्से को खोलना पड़ेगा, लेकिन वो तो बड़ा डेंसली पैक्ड है, बड़ा टाइटली पैक्ड है, तो क्या करें। तो इस जोन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। मतलब समझ गए ना कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाई जा सकती। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए नहीं बन सकता। और यहाँ पे क्योंकि ये लूजली अरेंज्ड है, ईजिली खुल जाएंगे ये थ्रेड, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करवाना कंपैरेटिवली ईजी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जोन। ठीक है, ये तो हो गया बेटा क्रोमेटिन के बारे में। अब क्रोमेटिन से क्या बन गया है हमारे पास, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम मैंने बताया था ना, देखो क्रोमेटिन क्या था, ये हमारे पास थ्रेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर है। और क्रोमोसोम कैसा हो जाता है हमारे पास, जब ये स्ट्रक्चर, देखो ये स्ट्रक्चर आपस में पैकेज हुए तो इन्होंने टाइटली पैक करके और उन्होंने कैसा बना दिया, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। ये देखो, यही जो धागे थे, जो बहुत सारे थे 2.2 मीटर लंबा ये धागा था। तो इन्होंने आपस में क्या किया, सुपर कोयल होके और इस तरह के रोड लाइक स्ट्रक्चर बना दिए। कितने, 46 क्रोमोसोम बना लिए। तो 2.2 मीटर का जो डीएनए है बेटा, वो इन रोड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पैकेज्ड है। पूरा 2.2 मीटर डीएनए से 46 क्रोमोसोम हमारी बॉडी के अंदर बने हुए हैं। तो ये है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जहाँ पे ये क्रोमोसोम का फाइबर मैक्सिमम थिक मतलब थिन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसका नेम होता है सेंट्रोमियर। चलो नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, हम भी बना लेते हैं। तो बेटा अब मैं ऐसे ऐसे समझ गए ना, कॉइलिंग से, क्रोमोसोम की कॉइलिंग से बना है। तो क्रोमोसोम हमें आउटलाइन में कैसा दिखाई देता है, ये देखो ऐसा दिखाई देता है। और यूजुअली जो क्रोमोसोम हमारे पास होता है ना, उसकी एक आर्म मतलब यूजुअली ऊपर वाली छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है। तो ऊपर वाली आर्म को हम बोलते हैं पी आर्म पैटेट, नीचे वाली आर्म को हम बोलते हैं क्यू। इतना वैसे आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस पूरे के अंदर क्या पड़ा हुआ है बताओ, ये क्या है, इसके अंदर वो जो क्रोमेटिन था, पैकेजिंग के बाद वो बन गई क्रोमोनिमेटा। वो जो क्रोमोनिमेटा है ना, वो ऐसे पैकेज्ड पड़ी हुई है। ये लो, ये सारा क्या है, वो जो क्रोमेटिन फाइबर था वो पैकेज हो गया हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर और वो बन गई क्रोमोनिमेटा। वो क्रोमोनिमेटा ऐसे पैकेज्ड है। ठीक है, तो क्या है ये सारा का सारा क्या बना, दिस इज दी क्रोमोसोम। तो इस क्रोमोसोम की ये क्या है, दिस इज नोन एज दी पी आर्म, दिस इज नोन एज दी क्यू आर्म। पी आर्म क्यों, पी वर्ड का मीनिंग होता है बेटा पैटेट, और पैटेट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट। तो ये छोटे वाली आर्म होती है, ये थोड़ी बड़ी है, मेरी इक्वल से ही बन गई, तो आप इसको समझ लेना। ये वाली क्या है, लॉन्ग। तो क्यू से कोई टर्म नहीं है, बस पी है तो उससे नेक्स्ट इन्होंने क्यू रख दिया। अब यहाँ पे इसके अंदर ये येलो कलर का ये जो थ्रेड है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज क्रोमोनिमेटा। अब ये क्रोमोनिमेटा मैक्सिमम यहाँ पे आके बिल्कुल 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 पतला हो गया, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, दिस हिस्सा इज नोन एज, ये यहाँ पे दिस इज नोन एज दी, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज दी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब सपोज करो ये सारा ऐसे था, ऐसे हमने इसको बीच में से ऐसे कर दिया, समझ गए, ऐसे कर दिया, तो वो कॉन्स्ट्रिक्शन बन गई ना, इस वजह से इसको कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो ये है इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसका नेम क्या होता है, इसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के ऊपर बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोमियर इज ऑलवेज कवर्ड ओवर बाय प्रोटीनेशियस डिस्क। ये काइनेटिन प्रोटीन की ना 2 डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स आर नोन एज, इनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर्स। क्या है ये, डिस्क
लाइक स्ट्रक्चर्स। क्यों ज़रूरी है? अच्छा, किस चीज़ के बने हुए हैं? मेड अप ऑफ द काइनेटिन प्रोटीन के बने हुए हैं। फंक्शन क्या होता है भाई? ये क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड करती है तो क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के ऊपर मूव करते हैं ना, तो स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम पे कहाँ अटैच होंगे? कहाँ अटैच होंगे? ये सेंट्रोमियर पे अटैच होंगे, लेकिन सेंट्रोमियर पे डायरेक्टली नहीं होंगे। सेंट्रोमियर की ये जो काइनेटोकोर्स है ना, ये काइनेटोकोर बनाई है, ये देखो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाई है ना, तो स्पिंडल फाइबर ऐसे और ऐसे इनसे निकलेंगे। स्पिंडल फाइबर किसको अटैच करेंगे आके? काइनेटोकोर्स को। समझ में आ गए? तो काइनेटोकोर्स के पास आके क्या हो जाता है? अटैचेस स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर का जो अटैचमेंट का पॉइंट है क्रोमोसोम में, वो क्या है? काइनेटोकोर्स। क्या है काइनेटोकोर्स? काइनेटिन प्रोटीन के बने हुए दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो एंड्स है ना, दीज टर्म, ये कलर तो दिख ही नहीं रहा, ये जो टर्मिनल एंड्स हैं क्रोमोसोम के, ये जो टर्मिनल एंड्स होते हैं ना बेटा, इन टर्मिनल एंड्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज दी टीलोमियर्स। तो अगर टीलोमियर्स आ जाए एक नंबर में, क्या होती हैं टीलोमियर्स? टीलोमियर्स आर दी टर्मिनल एंड्स ऑफ दी क्रोमोसोम। भाई क्यों ज़रूरत थी, क्यों लगा दी ये टर्मिनल एंड्स वहाँ पे? क्योंकि टर्मिनल एंड क्या करते हैं? प्रिवेंट शॉर्टनिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स। प्रिवेंट शॉर्टनिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्यों, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर छोटे भी हो गए तो? बेटा अगर क्रोमोसोम टाइम के साथ छोटा होता चला गया ना, तो वो एजिंग बढ़ाता है। क्या बढ़ाएगा? एजिंग बढ़ाएगा। कुछ लोग होते हैं ना कि उम्र छोटी होती है, लेकिन वो लगते हैं, उनको देख के ऐसे लगता है ये तो 35-40 का होगा, लेकिन होता बेचारा 24-25 साल का। वो एजिंग किस वजह से दिखती है? अगर क्रोमोसोम की जो टीलोमियर्स हैं ये नहीं है प्रेजेंट, तो टाइम के साथ साथ क्रोमोसोम शॉर्ट होते चले जाएंगे। और क्रोमोसोम शॉर्टनिंग का क्या सबसे बड़ा इफेक्ट आता है? एजिंग। तो अगर ये शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम को प्रिवेंट कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगी? एजिंग विल बी प्रिवेंटेड। एजिंग इज प्रिवेंटेड। समझ में आ गया? अब कई बार क्या होता है बेटा, इस टीलोमियर के बियॉन्ड भी कुछ हिस्सा क्रोमोसोम का प्रेजेंट होता है। इस टीलोमियर के बियॉन्ड भी क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इन हिस्सों को, ये कुछ हिस्सा क्रोमोसोम का टीलोमियर के बियॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बेटा सैटेलाइट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज सैटेलाइट्स। और ये हर क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती हैं। जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट्स प्रेजेंट होंगी, उन क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? सैट क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे उनको हम? सैट क्रोमोसोम। तो सैट क्रोमोसोम से ही समझ जाना कि उनके पास सैटेलाइट है। और सैटेलाइट कहाँ है? ये नॉर्मल जो क्रोमोसोम की आर्म है, इसके ऊपर प्रेजेंट है ना, तो ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। देखो प्राइमरी तो थी सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कौन है? ये, इसके ऊपर जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ये हो गई, और इसके ऊपर का सारा पार्ट क्या होता है? सैटेलाइट। तो हमारे जीनोम के अंदर कोई और कलर ले लेते हैं, कौन सा लें? ये वाला। हमारे जीनोम के अंदर क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल आर सैट डीएनए। समझ में आ गया? अब ये है बेटा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। मैडम हम तो क्रोमोसोम ऐसे बनाते ही नहीं हैं। हम तो क्रोमोसोम ऐसे नहीं बनाते, हम तो क्रोमोसोम को ऐसे बनाते हैं। अब ये भी एक प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। बेटा ये वाला जो क्रोमोसोम बनाया है ना, इस क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज दी मोनाड क्रोमोसोम या मोनाड। ये हमने क्या बनाया है? इसका डायड। ये डायड मतलब ये क्या है? दिस इज एक आर्म, मतलब ये क्या बन गई हमारे पास? एक क्रोमेटिड।
और ये यहाँ पे हमारे पास इस क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, एक ये क्रोमेटिड प्रेजेंट है, एक ये क्रोमेटिड प्रेजेंट है, दो क्रोमेटिड प्रेजेंट है। ये कब होता है, ये क्रोमोसोम ऐसा कब बनता है, कब बनता है बेटा, आफ्टर रेप्लिकेशन। जब क्रोमोसोम के अंदर क्या हो जाती है, रेप्लिकेशन। कहाँ लिखे इसको, रेप्लिकेशन। हम कहते हैं ना जब कोई भी सेल डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करने के टाइम पे सिंथेटिक फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए का अमाउंट डबल अप हो जाता है। डबल अप कैसे होता है, देखो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे जीनोम के अंदर, अभी आप 11th वाले बड़े ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, हमारे पास क्या है बेटा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम का मतलब क्या है, वी हैव 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब क्या है, सपोज दिस इज आवर फर्स्ट पेयर, तो हमारे हर एक पेयर के अंदर दो दो क्रोमोसोम है। तो इसका मतलब हमारे 23 पेयर का मतलब क्या है, हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, मतलब हमारे पास क्रोमोसोम के 23 सेट हैं। 23 पेयर कहने का मतलब क्या है, 23 सेट है। और एक हर एक सेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, दो क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, दीज टू क्रोमोसोम्स आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं इनको हम, एक सेट में। अब सपोज करो ये है क्रोमोसोम नंबर 1 के दोनों क्रोमोसोम, ये है मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 2, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन अगर मैं 1 और 2 की बात करूं, 1 और 2 क्या होंगे, दीज विल बी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा, जो सेम शेप, सेम साइज, सेम जीन प्रेजेंट होते हैं, डिट्टो एक जैसे होते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अब देखो हमारे पास क्रोमोसोम इस तरह से पड़े होते हैं इंटरफेस के टाइम पे, लेकिन जब जब होना होता है सेल को डिवाइड, तो डीएनए का अमाउंट होता है डबल अप, तब ये क्रोमोसोम नंबर 1 पता कैसा बन जाता है, एक आर्म नहीं, ये एक और आर्म पैदा कर लेता है, मतलब कि डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। इसका भी ये एक आर्म थी ये वाली, इसकी भी एक आर्म पैदा हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्रोमोसोम नंबर 1। ये कब होगा, एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन, जब डीएनए की क्या हो जाएगी, रेप्लिकेशन। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर। तो अब ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, इनकी ये जो क्रोमेटिड्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इस क्रोमोसोम की भी ये दोनों आर्म्स को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम की दोनों अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम की अलग अलग आर्म्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपस में सिस्टर है। लेकिन ये और ये की बात करूं, या इसकी और इसकी, या इसकी और इसकी, या इसकी और इसकी, तो ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स याद रखना, और एक होती हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि बेटा नेक्स्ट चैप्टर जब हम सेल डिवीजन की तरफ चलेंगे ना, तो वहाँ पे हमें ये सारा कुछ समझ में आना चाहिए। चलिए अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है, टाइप ऑफ द क्रोमोसोम। अब डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, लिख लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम हमारे पास कितने टाइप के हैं, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। और वो क्रोमोसोम कौन कौन से हैं, सबसे पहला क्रोमोसोम जो हमारे पास है बेटा, दैट इज ये वाला, सबसे पहला टाइप है हमारे पास मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट है सेंट्रोमियर, बिल्कुल एट दी सेंटर। क्रोमोसोम कहाँ, सेंट्रोमियर कहाँ है, सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, इट इज सेंट्रल। सेंट्रल है तो जो दोनों आर्म्स होंगी, बोथ आर्म्स जो होंगी क्रोमोसोम की, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, और जब भी माना ये क्रोमोसोम है, दोनों आर्म इक्वल हैं, ये है सेंट्रोमियर, जब स्पिंडल पे ये चलते हैं तो सेंट्रोमियर आगे रहती है, इनकी आर्म्स पीछे की तरफ चलती हैं। तो ये स्ट्रक्चर जब स्पिंडल के ऊपर चलेगा तो ये क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देगा हमें। तो जब ये क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, क्या शेप है ये बता सकते हो, इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी शेप है बेटा ये क्रोमोसोम की, वी शेप। तो ये हमें वी शेप दिखाई देगा, वी फॉर वैन है ना, वी शेप्ड क्रोमोसोम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बेटा ये सब मेटासेंट्रिक, सब
मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में बेटा सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या रहेगी? जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पे रहेगी? स्लाइटली अवे फ्रॉम दी सेंटर, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, जिसकी वजह से जो बोथ आर्म्स हैं वो कैसी हो जाएंगी? बोथ आर्म्स विल बी अनइक्वल। देखो यहाँ पे क्रोमोसोम कैसा दिखाई दे रहा था इस केस में? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसा, और जब वो स्पिंडल पे चलेगा तो दोनों ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम कैसा है? सेंट्रोमियर कहाँ है? होनी चाहिए थी सेंटर में, लेकिन सेंटर से थोड़ा ऊपर है, तो एक आर्म छोटी एक आर्म बड़ी। ये वाला जो क्रोमोसोम है जब स्पिंडल के ऊपर चलेगा तो हमें ऐसा दिखाई देगा। कैसी शक्ल हो रखी है, मतलब कैसा दिख रहा है ये? इट इज नोन एज एल शेप्ड। ये है कौन सा? दिस इज ये वाला। तो दिस इज वन मेटासेंट्रिक, दिस इज सब मेटासेंट्रिक। अब आ जाइए बेटा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं? जिनकी सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? नियर दी टर्मिनल एंड्स, है ना। सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होगी? नियर टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड पे नहीं होगी, मैंने क्या लिखा है? नियर दी टर्मिनल एंड। तो ये है अगर हमारे पास क्रोमोसोम, तो ऐसे बिल्कुल यहाँ पे। तो ये क्रोमोसोम जब मूव करेगा स्पिंडल के ऊपर तो हमें कैसा दिखाई देगा? देखो एक आर्म तो इसकी होगी लंबी और एक आर्म इसकी होगी छोटी। तो ये कैसा दिखाई देगा हमें बेटा? इसकी दोनों आर्म्स क्या होंगी? आर्म्स होंगी अनइक्वल, जिसको हम हिट्रोब्रेकियल भी बोलते हैं। और ये हमें कैसा दिखाई देगा? जे शेप्ड। दिस इज दी थर्ड वन। और फिर हमारे पास लास्ट आ जाता है बेटा जिसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का मतलब क्या है? सेंट्रोमियर क्या होगी यहाँ पे? बिल्कुल टर्मिनल होगी। सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या होगी? टर्मिनल। मतलब कहने का क्या मतलब है? ये देखो यहाँ है सेंट्रोमियर, उसके ऊपर कोई आर्म ही नहीं है, टर्मिनल खुद सेंट्रोमियर है। तो ऐसा क्रोमोसोम हमें कैसा? तो ये आर्म कैसी हो गई? अनइक्वल। और क्रोमोसोम हमें कैसा दिखाई देगा? आई शेप्ड, जब ये स्पिंडल के ऊपर मूव करेगा। तो बेटा डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन ऑफ दी, अब ये शॉर्ट आर्म इन्होंने दिखा दी पर ये है नहीं, ये दोनों के दोनों क्या है? एक्रोसेंट्रिक है। टीलोसेंट्रिक मैंने यहाँ पे बना दिया। तो डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर हमारे पास 4 टाइप के क्रोमोसोम है। बिल्कुल सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक, सेंटर से हल्का ऊपर है तो सब मेटासेंट्रिक, टर्मिनल एंड से थोड़ा सा नीचे है तो एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे सेंट्रोमियर है तो उसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। इसके साथ बेटा हमने न्यूक्लियस को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, सारे इसके कंपोनेंट पढ़ लिए हैं अलोंग विद द क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। और इसके साथ बेटा हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश अप। तो चैप्टर के बार बार हम वीडियो सुनेंगे और चैप्टर की रीडिंग लेंगे फ्रॉम दी एनसीईआरटी, और जो भी कुछ डाउट्स होंगे यू मे आस्क मी इन दी कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।